आर से एफ की तरफ जा रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क वेक्टर, राइट। अब टॉर्क वेक्टर के बाद हमने देखा था, इसका डायरेक्शन हमने देख लिया था, टॉर्क को क्वांटिफाई किया। आर क्रॉस एफ होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ साइन एंगल थीटा। साइन यस थीटा, ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा आपका हो गया, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ इज ओके। क्रॉस प्रोडक्ट। फिर फोर्स कपल की बात की थी कि फोर्स कपल कुछ नहीं होगा, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंटिंग फोर्सेस होंगे डेप्थ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उनके द्वारा एक कपल जनरेट होगा जो कि ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं जिसको, यानी टॉर्क बोलते हैं, ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा। और टॉर्क क्रिएटेड बाय फोर्स कपल इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो एक एफ फोर्स था जो अपवर्ड पॉइंटिंग है, दूसरा एफ फोर्स है डाउनवर्ड पॉइंटिंग, इनके द्वारा क्रिएट किया गया कपल, फोर्स कपल अबाउट पॉइंट ओ, वो क्या आएगा, magnitude of one force and into separation between the two forces. So 2d is the separation between these two forces और magnitude क्या है f, तो f into 2d is the magnitude of torque, या फिर बोले magnitude of moment about point O due to this force couple, right। तो ये हमने देख लिया था। फिर इसका एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, जो कल टॉर्क का कंसेप्ट बताया था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, आज इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, तो आप जस्ट लेट मी नोट बिफोर एंड, जैसी थोड़ी सी दिक्कत आए तुरंत बता देना। ग्रुप में रिमाइंडर डालूं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कंपटीशन कम होता जा रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कंपटीशन कम होता जा रहा है, सब लोग सरेंडर होते जा रहे हैं। इनिशियली देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, जो जो एग्जिट हो गया वो ऑलरेडी एक कंपटीशन से बाहर हैं। आंसर आएगा तो चैट बॉक्स में आप आंसर ड्रॉप कर दीजिए। तो जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो एक बार क्वेश्चन समझो मेरे साथ। A uniform cube of side A and mass m rest on a rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point directly below the center of the face. ठीक है, at a height a by 4 above the base. तो ये क्यूब है, this is resting on a horizontal surface, ठीक है, horizontal surface पे resting। अब क्या बोल रहा है कि a force is applied at a height of a by 4, a by 4 हाइट पे राइट हैंड साइड फेस पे फोर्स लगाया गया। तो बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अब निकालना क्या है, वो देखो नीचे देखते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट एन एज, एन एज यानी कि अब बोले कौन से एज के ऊपर, तो अब एफ की वजह से इस नीचे वाले यहाँ पे एज, जो नीचे वाला एज है यहाँ पे टिप करेगी, इसके अबाउट टिप करेगी ना। फोर्स लगाऊंगा तो किसके अबाउट टिप करेगी, टिप का मतलब ऐसे पलट जाना, ठीक है, तो रोटेट होके पलट जाना, तो इट विल टिप अबाउट, अब येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस एज, इसके अबाउट घूम जाएगी।
तो मिनिमम वैल्यू, एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये टिपिंग पॉसिबल हो। ठीक है, तो ऐसा होगा, देखो चित्र आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर रखा है, जब ये टिप होने वाली होगी तो इट विल जस्ट लूज द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट यहाँ से लूज करेगी, जस्ट इट इज अबाउट टू लूज द कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है इधर राइट साइड में, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा थ्रू सेंट्रोइड, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको फोर्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस टिपिंग कैन टेक प्लेस, या फिर ये ऐसे पलट जाए। कंसेप्ट केवल टॉर्क का कंसेप्ट लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, ट्राई करो। हमें रोटेशन से डरना नहीं है, रोटेशन के इजी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होंगे वो तो खैर है ही, बट इजी वाले तो बहुत आसान होते हैं। मुस्कान, तानिया, तुषार, सब लोग करो, विवेक करो। हाँ विवेक थम्स अप में सबसे आगे रहेगा, लेकिन आंसर दो। आया आंसर किसी का? नो सर। अब देखो क्वेश्चन को समझते नहीं आया, सुनो, अब कर ली कोशिश अपनी। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ आया क्या पूछ रहा है तानिया? क्वेश्चन ठीक से समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। ये जो एज है, जो येलो कलर का पॉइंट है जिसके अबाउट ये टिप करेगा, वो ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक, अब इस येलो कलर वाले पॉइंट से ये है a/4 ऊंचाई पे, a/4 ऊपर गए और वहां पे एक फोर्स एक्टिंग है F। ठीक है, तो क्या आपको लगता है फोर्स इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट को? यस सर। ठीक है, और इस येलो कलर के पॉइंट से कितना दूर, a/2 दूरी पे, a/2 दूरी पे डाउनवर्ड एक्टिंग एक फोर्स है जिसका नाम है क्या? mg। mg। ठीक है, अब ये mg क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, yes, इन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मोमेंट यानी टॉर्क इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जस्ट अबाउट टू टिप। इफ इट इज जस्ट अबाउट टू टिप, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जैसे फोर्स की एक मिनिमम वैल्यू होगी जहां पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब फोर्स इससे ज्यादा थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो पलट जाएगा, है ना। तो लिमिटिंग कंडीशन है व्हेन इट बिगिंस टू टिप, मतलब व्हेन इट इज अबाउट टू टिप अबाउट दिस। ठीक है, अब देखो ये दूरी a/2 है बेटा और ये a/4 है, तो मोमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, r
इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर एफ साइन थीटा होता है ना। तो देखो आर वेक्टर और एफ वेक्टर में हमें यहाँ पे दोनों में ही 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, ब्लू कलर का जो टॉर्क है जो क्लॉकवाइज आ रहा है ड्यू टू फोर्स एफ, उसको मैं लिख रहा हूँ टाउ इज इक्वल टू आर एफ। आर यहाँ पे a/4 है जो दूरी है, और फोर्स एफ है a/4 इंटू एफ, और साइन थीटा लिखो तो साइन ऑफ 91 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली अब दूसरा देखता हूँ, ड्यू टू mg वाले को ब्लू से लिखता हूँ, mg को रेड से लिख देता हूँ। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या आएगा, रेड कलर वाला, दैट इज टाउ, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज है और दूसरा था क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्या करूं, a/2, आर की वैल्यू a/2 है, और इंटू फोर्स जो है वो mg है, mg। ठीक है। अब ये दोनों बैलेंस रहेंगे, तो दोनों को बैलेंस रहेंगे मतलब दोनों बराबर रहेंगे, तो दोनों को इकट्ठा लिखें तो इसका मतलब क्या आ गया, a/2 इंटू mg, एंड दिस शुड बी इक्वल टू a/4 इंटू एफ। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई बेटा फिर, 2 mg। f इज इक्वल टू 2 mg। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत आई, इजी था कि टफ था? इजी था। सर इजी था। इजी था ना, लेकिन पढ़ के ऐसा लगा कि पता नहीं टिपिंग हो रही है, फोर्स का मिनिमम वैल्यू, ये सब वो सब। अगर क्वेश्चन को समझ लो तो इस क्वेश्चन को करने में क्या है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करके आना चाहिए ना। फिर ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी आने की, उनको समझ लो एक बार, रुक रुक के समझ गए तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं शायद कर लूंगा पेपर में, ठीक है। समझो निक्की को नशे हो रहे हैं, देखो नींद, रात को सोई नहीं क्या, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 2 mg जो आप सबने खुद निकाला है। अब इसमें डाउट है तो डाउट्स पूछ लो अगर कुछ समझ नहीं आया तो। अब इससे देखो जिनको फोर्स नहीं पता था, टॉर्क नहीं पता था, वो इसलिए स्लोली समझाया आपको। टॉर्क का भी कंसेप्ट अगर नहीं आ रहा तो समझ लो, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला था, रोटेशनल एनालोगस ऑफ मास, या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसको रोकना है, तो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा रोकते टाइम, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, उसको घुमाना है, इस पहिए को, रुके हुए पहिए को घुमाना है, तो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेट कराते टाइम, रोटेशनल एक्सेलरेशन देते टाइम, तो दैट इज आल्सो गवर्न्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका स्टैंडर्ड सिंबल था आई, एंड फॉर अ पॉइंट मास इट इज mr²। फॉर अ पॉइंट मास इट इज mr², ठीक है। तो I इज इक्वल टू mr² इज फॉर अ पॉइंट मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन o डैश इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट कोई पॉइंट मास अगर रोटेट कर रहा है एट ए दूरी r, तो उसका मोमेंट ऑफ क्या था, mr²। और इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या बताया था कि एक पत्थर बांध के रस्सी से सबने घुमाया होगा, या कोई ऐसी चीज घुमाई होगी। अब उसको फील करो आप, कि वो उसको एक्सेलरेट कराना है या स्टॉप करना है, तो आपको एक फीलिंग आएगी ना कि कुछ तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पॉइंट मास व्हिच इज एट दूरी r फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स देखा था। तो इट इज ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स, इनको देखोगे तो ऐड कर दो, m1 mi/r² ऐसे किया। 1 के लिए निकाला m1r1², 2 के लिए क्या निकाला m2r2², 3 के लिए निकाला m3r3²। तीनों पार्टिकल दे आर रोटेटिंग अबाउट अ सिंगल फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि आई नेट फॉर ऑल दी 3 पार्टिकल्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसी के बेस पे क्वेश्चन किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ये पार्टिकल्स हैं, तो वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तानिया तुषार आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे नोट्स को, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद हमने वही इसी के 3 पार्ट थे, तीनों सिंपल है, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। फिर बोला कि पार्टिकल के लिए तो हमने डिफाइन कर लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज क्या होगा, तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बॉडीज जो है दे आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो। तो आई फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, ठीक है। हर डीएम मास का एक पर्टिकुलर आर होगा, उसी का स्क्वायर कर लो, डीएम करो। mr² ना करके r² dm का इंटीग्रेशन कर लिया, तो हमें मिल जाएगा क्या,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, यहाँ पे पॉइंट मास नहीं है बट इट्स अ रिजिड बॉडी एक्चुअली, ठीक है। फिर यही बातें करी, उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के लिए, जैसे यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ml²/12, where m is the mass of the road, l is the length of the road, and ml²/12 is the moment of inertia when this road is fixed hinged at the center and then rotated, ठीक है। तो this is called as moment of inertia about the center of mass of the road। फिर दूसरा देखा यूनिफॉर्म रोड का अबाउट इट्स एंड, तो इसको यहाँ से एंड के से पकड़ा और फिर देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप अगर अपने हाथ में पेन या पेंसिल होगा उससे करके देखोगे तो आपको फील होगा कि व्हेन यू आर फिक्सिंग इट एट एन एंड और रोटेट करा रहे हो तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, और जबकि बीच में करोगे तो बैलेंस रहेगा ये, राइट। Yes, दैट sir. इज दिस इज ml²/3, ज्यादा वाला एंड के थ्रू ज्यादा है तो ml²/3, और सेंटर का 1/4 ऑफ द सेंट्रोइड एंड ये ml²/12 आ गया, ठीक है। देन वी डिस्कस कि यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², यूनिफॉर्म डिस्क का रिंग से आधा mr²/2, यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का वही होगा जो रिंग का था, क्योंकि इन बहुत सारे रिंग्स को जोड़ दोगे तो आपको होलो सिलेंडर ही मिल जाएगा, तो सेम फॉर्मूला mr²। बहुत सारी डिस्क को ऊपर नीचे जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा एक सॉलिड सिलेंडर, तो mr²/2 सेम फॉर्मूला मिलेगा। ये याद करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी तो ऐसे ही हुआ होगा ना, तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का 2mr²/5, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का 2/3 mr², और ये आपका यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमेला का, तो इसमें ml²/12 प्लस ml²/12। तो एक बार लेंथ को ले लो, एक बार ब्रेड्थ को ले लो, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होने चाहिए, और याद करने का तरीका बता दिया आपको कि कुछ नहीं है, रोड का याद कर लो, ठीक है। ml²/3 होगा जो एंड के अबाउट है, तो ज्यादा वैल्यू है तो एंड के अबाउट रहेगी, सेंटर के अबाउट ml²/12, 1/4 ऑफ द एंड वाला। उसके बाद रिंग का वही होगा जो पार्टिकल का था, पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr²। अब रिंग को ऐसे देखो आप, ये रिंग है, ठीक है, इसके सेंट्रोइड के अबाउट आप निकालो तो ये बहुत सारे पार्टिकल ही तो हैं, तो एक एक पार्टिकल का जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका मास m है, m है, तो छोटे छोटे मास dm जुड़ के कैपिटल मास m बन रहा है, एंड ईच ऑफ द पार्टिकल इज सेपरेटेड बाय r। तो यहाँ पे क्या था, mr² प्लस mr², इनफाइनेटली ऐड करोगे तो ये mm कॉमन आके टोटल मास ऑफ द रिंग मिल जाएगा ना, तो mr², दैट्स व्हाई रिंग का mr² होता है। डिस्क का आधा होगा रिंग के, याद करने के लिए याद रख लो। फिर होलो सिलेंडर का वही होगा जो रिंग का था, mr², सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 डिस्क वाला, और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का 2mr²/5, और होलो का 2/3 mr, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बात करी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो अगर आपको ये क्या है, एप्लीकेबल टू 2D और लेमिनार है ना, तो यूनिफॉर्म थर्ड डायमेंशन यूनिफॉर्म रहे तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो I = mr², ये आपको अगर पता है, मान लो x एक्सिस के अबाउट पता है, y के अबाउट पता है, तो z के अबाउट निकाल सकते हो। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है, तो थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप बता सकते हो बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका यूज किया, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये देखेंगे आप लोग, तो तानिया तुषार। देन जिन भी बच्चों से नहीं हुए थे वो इन क्वेश्चंस को देख लेना, इनके सॉल्यूशन नोट्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी थी कि इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, we know it, then we can definitely find about some other axis which is parallel to the centroidal axis। तो centroidal axis वो होगी जो center of mass से पास करेगी, और parallel axis, the axis which is parallel to this centroidal axis, so we can find out the moment of inertia about this new axis AA dash by using parallel axis theorem। I AA dash is equal to I center of mass plus md square। md square क्या है बेटा, m is the mass of this rigid body and d is the separation between the centroidal axis and this new axis। तो इनके बीच की दूरी को d बोला, तो ये यूज करके we can find out। तो इसके एप्लीकेशन हमने कल क्वेश्चन करे थे, ये सॉल्व्ड है, यहाँ पे इनको देख लेंगे। अब आज देखते हैं आज क्या करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना, अगर डाउट आए तो यू कैन आस्क मी। ओके सर। अब देखो, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। अब एक चीज होती है रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत है, बहुत बार आ भी जाता है, बोर्ड में भी आता है,
जेई में भी आता है, ठीक है। तो एक बार ये डेफिनेशन मेरे लिए पढ़ो, कुछ कुछ समझ आएगा, बाकी नहीं आएगा वो मैं समझाऊं। सर पढ़ लिया, आ गया समझ। सर समझ आ गया। The distance from the axis where all mass can be concentrated in a particle to obtain the same moment of inertia of a rigid body, ठीक है। अब इमेजिन करो ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट आपको इसको रोटेट करना है, तो कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई, जब आप इसको रोटेट करोगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, कुछ रोटेशनल रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। अब क्या बोल रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बोल रहा है कि इस रिजिड बॉडी को हटा दो, और जो मास ऑफ द रिजिड बॉडी है, मान लो इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास मान लो कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज द मास। अब रिजिड बॉडी को हटा दो और इस कैपिटल एम मास के एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दो, तो मैंने ये कैपिटल एम मास का एक पार्टिकल रख दिया और उससे इस बॉडी रिजिड बॉडी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई ही रहना चाहिए, जो पार्टिकल है जब आप इसको रोटेट करोगे किसी एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे थे तो जो वैल्यू आ रही थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की या रोटेशनल रेजिस्टेंस की, वही वैल्यू आनी चाहिए तब आप इस पार्टिकल को रोटेट करो, ठीक है। तो मास ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द रिजिड बॉडी ये दोनों आपस में रहेंगे, बट जो रेडियस है वो बदल जाएगा जिस दूरी पे रोटेट करेगा। देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी के केस में तो कुछ नहीं था, एक्सिस था और उसका एक कंटिन्यूअस बॉडी थी, तो कोई बात नहीं थी, कंटिन्यूअस बॉडी तो रेडियस हर एक पार्टिकल का अलग अलग रहेगा। मान लो इस पे डीएम मास के छोटे छोटे एलिमेंट ले लो आप, छोटू छोटू एलिमेंट डीएम मास के, तो हर एक डीएम मास के एलिमेंट का अलग अलग रेडियस रहेगा रोटेशन का। भाई इसका मान लो R1 है एक्सिस के अबाउट, ये R2 दूरी पे है, तीसरा R3 है, ठीक है। तो ये सब मिला के आपके ना अलग अलग दूरी पे रहेंगे, बट क्या करना है हमें मॉडल को सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या किया कि रिजिड बॉडी को हटाओ जी, एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल लो और उसको रोटेट करा के बताओ कि कितने दूरी पे व्हाट विल बी द रेडियस, कितने रेडियस पे आप रोटेट कराओगे तो सेम रेजिस्टेंस, सेम रोटेशनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, किसके बराबर, अगर इस रिजिड बॉडी को रोटेट किया गया होता तो उसके बराबर, ठीक है। तो दिस रेडियस, दिस न्यू रेडियस जिस पे इसको रोटेट किया जाएगा, दैट रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब देखो, अब कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ और समझाते हैं। इस पार्टिकल का, एक पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग एट ए रेडियस k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पार्टिकल के लिए, mr²। तो अब इस पर्टिकुलर के केस में मैं लिखूं तो क्या है, मास कितना है कैपिटल M और रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा k, mk² हो गया, ठीक है। yes, तो अब इस फॉर्मूला के अंदर मुझे k निकालना है, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कैसे निकाल सकते हैं, k² इज इक्वल टू I/m, yes, sir. ठीक है, k² इज इक्वल टू I/m, तो k विल बी इक्वल टू रूट ऑफ I/m। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये एक रिजिड बॉडी है जिसका मास आपको दे दिया m इज इक्वल टू 20, कोई भी यूनिट है, 20 किलोग्राम दे दिया, ठीक है, एयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया 100, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 100 का यूनिट क्या आएगा बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो, तो हाउ कैन यू टेल कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मास m का पार्टिकल लेना पड़ेगा, उसको k रेडियस पे रोटेट कराना पड़ेगा और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आना चाहिए, तो 100। तो उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, √I/m, I की वैल्यू 100 है और m की वैल्यू 20 है, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, √5 मीटर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने येलो कलर के एक्सिस के अबाउट रोटेट किया,
20 किलोग्राम इसका वेट था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसको खत्म करके एक पार्टिकल होना चाहिए, उस पार्टिकल का मास भी 20 होना चाहिए और वो कितने रेडियस पे रोटेट किया जाएगा, √5 रेडियस के ऊपर। तो √5 ये यहाँ √5 रेडियस के ऊपर 20 किलोग्राम का पार्टिकल अगर रोटेट करेगा तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 ही आएगा। तो समझ गए, अब रिजिड बॉडी को रिप्लेस करके एक पार्टिकल में बदल दिया और जो रेडियस आया दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेस। किसको डाउट है पूछो। आ गया। अब देखो, अब हो गई बातें, अब मुझे बताओ क्वेश्चन करके, तब मैं मानू। जब क्वेश्चन कर दोगे तब मानूंगा। करो। Find the radius of gyration of a solid uniform sphere of radius r about its tangent. About its tangent. Find the radius of gyration of a solid uniform sphere of radius r about its tangent. तो टेंजेंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। 7/5 आर। किसका आया? सोम का आ गया। ठीक है, शाबाश। बाकी सब लोग भी ट्राई करो। विवेक, रोहित का भी आ गया, शाबाश। समृद्धि का भी आ गया, शाबाश। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर क्या था? अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या पढ़ा था बेटा? फॉर्मूला I इज इक्वल टू, लिख रखा है मैंने, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर, m इज द मास ऑफ दिस स्फीयर एंड r इज द रेडियस। ठीक है, अब मुझे टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकता हूँ? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट n n डैश। क्या आएगा बेटा? सेंट्रोइडल एक्सिस ICOM plus MD square प्लस m इंटू डी MR square mr स्क्वायर। इसको ऐड कर दो, 2/5 को क्या आएगा? 7/5 mr स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। अब क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्या है कि I and n शुड ऑल्सो बी इक्वल टू m k स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस स्फीयर और k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको अब करेंगे तो आपको पता है कि 7/5 mr स्क्वायर, तो आपका I n n डैश की वैल्यू आई है। इसको m k स्क्वायर से मल्टीपल से इक्वेट कर दो तो m से m कट जाएगा। तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग k इज इक्वल टू √7/5 r। देखो सब लोग, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों है आपकी स्क्रीन पे। Got it. तान्या समझ आ गया? हाँ, यस सर। जबरदस्ती हाँ मत बोलना। जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, सावधानी हटेगी दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? ओके, तो आपको समझ आ गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन समझ आ गया, टॉर्क आ गया, टॉर्क बैलेंस आ गया। तो इधर उधर थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो, ओके जी, ये हो गया हमारा। अब प्योर रोटेशन है, तो प्योर रोटेशन के अंदर एक फॉर्मूला है आपका, ये पढ़ो इसको। अ फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशन इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब होता है if and only if. A force produces rotation if and only if there is a non-zero component of torque along or parallel to the desired axis of rotation. ठीक है, तो टॉर्क लग रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तभी प्योर रोटेशन होगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू MA। Yes, sir. ठीक है, हाँ अब इसको बदलते हैं Yes, sir. रोटेशनल के टर्म्स में। कैसे बदलेंगे? देखो, फोर्स का एनालोगस क्या होता है? टॉर्क यहाँ पे। और मास का एनालोगस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का होता है
रोटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का एनालोगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन की अल्फा और टाउ इज अ टोर, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी सेकंड लॉ है रोटेशनल काइनेमेटिक्स, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो आई अल्फा इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज, ए इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो हिंज क्या होता है पहले ही समझ लो, कुछ बच्चों को हिंज ही नहीं पता होगा। अगर तो हिंज होता है जैसे मान लो आपने कहीं पिन कर दिया उसको, यानी कि रोटेट कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट। मानो कि आपका जो स्कूल में बोर्ड होता है ना, कागज लिया, जो पिन थी उसमें चुभो दी, अब उस कागज को रोटेट करोगे तो उस पिन के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो दैट इज फिक्स्ड, दैट इज हिंज्ड वहां पे, समझ गए। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा एक पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करता है ना, तो हिंज होते हैं, तो उसको फिक्स कर दिया आपने। द ओनली थिंग इट कैन डू इज रोटेशन। हाँ, लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होगा। ये देखो कंफ्यूज करने वाला बंदा, एक भी आंसर नहीं दिया है विवेक ने, लेकिन ज्ञान पूरा दे रहा है, कैमरा ऑन भी नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, अब एक फॉर्मूला और है, ये और लिखो आप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम सर हाफ एम स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसी को कन्वर्ट करते हैं, देखो मास की जगह पता है कि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई मास का एनालोगस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशनल वेलोसिटी, तो हाफ यस आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फील कैसे करेंगे, मान लो आपने साइकिल चलाई है, तो साइकिल का पहिया घुमा दिया, अब वो घूमते हुए पहिए के पास कुछ एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। घूमते हुए पहिए को हाथ से रोकोगे, नहीं रुकेगा, हाथ दुख जाए, हाथ में चोट आ जाएगी, तो वो एनर्जी थी ना जो आपके हाथ को डैमेज करी, तो दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये इतनी बात जिनको समझ आएगी एक बार थम्स अप दो। कोई ऐसा भी है जिसको बोरिंग बोरिंग फील हो रहा हो कि नहीं 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 गड़बड़ हो रही है सर, थोड़ा तेज पढ़ाओ। सोम सही चल रहा है, ठीक है सर। सही चल रहा है, चलो। अब देखो, अब हमें मोटे मोटे दो तीन चीजें पता चल गई हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला पता चल गया, आई अल्फा होता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क के फॉर्मूले से हमने एक दो क्वेश्चन भी कर लिए, यहाँ से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन से भी क्वेश्चन कर लिए। अब देखो ये जो नए नए फॉर्मूले दो दो ताजा सीखे, आई अल्फा और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इससे दो तीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर उसी को करोगे सब समझ आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन अभी है ही नहीं, अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया आपको। सर पढ़ लिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखो हल्का सा नीचे से आ रहा है, ये क्वेश्चन है, the angular acceleration alpha of the rod just after it is released from the initial horizontal position from rest is, ठीक है। तो पॉइंट, जिनको पॉइंट एच नहीं दिख रहा, हिंज पॉइंट, वो यहाँ पे है बेटा, ये रहा, ये हिंज है, तो इसके अबाउट ये ऐसे है, देखो ऐसे, एच ये वाला हाथ है मेरा एच, और मैंने यहाँ से पकड़ा है, तो जस्ट छोड़ने के जस्ट बाद, मतलब जैसे ऐसे छूटा उसके जस्ट बाद आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताना है। ये सेम रोड है, फिक्स दैट एच, ये हो ऐसा होगा इसके साथ, ठीक है। तो व्हेन यू जस्ट रिलीज इट, तो उसके उसी टाइम इंस्टेंट पे आपको अल्फा बताना है। फॉर्मूला अभी बताया था आपको, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस रोड का? यस सर पता। बताओ फॉर्मूला बताओ क्या सर होगा। एम आर स्क्वायर बाय 3। एम एल स्क्वायर बाय 3, यस सर। तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता ही है। यस सर। करो,
आपको अल्फा बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, टॉर्क और बता दो। टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट एच, अगर निकाल पाए तो फॉर्मूला निकल जाएगा। निकी आपसे आंसर पूछूंगा मैं, ठीक है? करो सब लोग, जो शांत बैठे हैं उन सबसे क्वेश्चन, अब देख लो सब लोग करो, रैंडमली किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। आदित्य, अनुष्का, मुस्कान, निक्की, निशांत, रोहित, ठीक है? स्मृति तो बताती है आंसर, शिवम, हाँ, तुषार, तानिया और विवेक। विवेक से पूछेंगे, ठीक है? करो करो, सब लोग करो, किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा मैं। अदर्स तुम्हारी क्लास लेने के लिए धूप में बैठना पड़ रहा है मेरे। सर 3g/l आ रहा है, क्या अल्फा इक्वल्स टू 3g/l। देखते हैं अभी। अल्फा इज इक्वल टू 3g/l, नहीं गलत है, ट्राई करो। समृद्धि आपका भी गलत है। तुम क्या गलती कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, गलती क्या कर रहे हो? जो तिनका 3g/l आ रहा है, वो ये सोचो कि आपने जो मोमेंट निकाला है तो वेट की वजह से निकाला है ना? वेट ऑफ द रोड, लेकिन वेट ऑफ द रोड एक्टिंग कहाँ पे होगा? अच्छा पॉइंट हाँ, ए पे समझ कि गया सेंटर समझ ऑफ गया, मास? सेंटर ऑफ मास पे, फिर तो 3/2 स्मृति आपका भी, g/l। हाँ स्मृति आपने भी यही गलती करी है, फिर से ट्राई करो। 3g/, 2l। हाँ विवेक का, विवेक ने देखो, विवेक समझाना, आप समझाओ विवेक एक बार कैसे किया। सर मैंने पहले लिख दिया था सच में। हाँ तो समझाओ ना, तो कैसे किया है? सर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, हाँ टाउ निकल जाएगा आर एफ से, और साइन थीटा की साइन 90 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आर एम जी कर देंगे तो एम से एम कट जाएगा, आर जी अपॉन एल से एक एल कट जाएगा, और आर हमें L/2 लेना पड़ेगा। क्यों? सर उससे निकालेंगे ना एल पॉइंट, वो एम जी हाफ पे। ठीक है, सही है, शाबाश। निकी आप बताओ बेटा। सर अभी कर रही हूँ मैं। अच्छा कर लो तो ठीक। हाँ तो 3g/2l इज द राइट आंसर, ठीक है? स्मृति का भी आ गया, शाबाश। आपको भी स्मृति, आपने वही गलती कर रखी थी। अब देखो पॉइंट एच के अबाउट, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इधर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, जो कि इसका वेट ऑफ द रोड होगा। तो वेट मास So, m है, तो mg इज द वेट ऑफ द रोड, ठीक है? जस्ट आफ्टर इट इज बीइंग रिलीज्ड, पॉइंट ए से ऐसे पकड़ रखा था, दिस इज हिंज पॉइंट एच, और पॉइंट ए ये वाला हाथ है, ऐसे पकड़ा, छोड़ा, जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, आपको बताना है अल्फा। तो देखो हो गया। अब प्रॉब्लम सेट में समझ लो, 2-3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तभी होंगे सोल्व, ठीक है? अब समझ लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो सब लोग, देखो सब लोग देखो मुझे, ये हिंज पॉइंट है मेरा, ये वाला हाथ एच, ठीक है? और ये है ए, तो मैंने इसको ऐसे रोक के रखा था, छोड़ा तो ये नीचे जाएगी। तो t इक्वल्स टू 0 पे, अब आपने बताया ना एट दिस इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे बात हो रही है, तो अल्फा तो आपने बता दिया t इक्वल्स टू 0 पे। ओमेगा क्या होगा इस पॉइंट पे व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड? t 0 पे ओमेगा क्या होगा? 0 होगा सर। 0 होगा, तो हम 0 होगा। हाँ 0 ही होना चाहिए सर। विवेक तो तानिया सर 0 होगा शायद। 0 ही होगा सर ऑब्वियसली मैं भाई। चेक देखो कर लूँ। 0 या इस तो 0 पॉइंट पे होगा। एच पे हिंज कर रखा है, और यहाँ पे पॉइंट ए है, ये इसको जस्ट छोड़ूंगा तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा ना। पहले तो ओमेगा 0 से स्टार्ट होगा और फिर इसकी कोई ओमेगा वैल्यू आएगी। यस तो सर। तो t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है? इस बात को याद रखना, काम आएगी। तो ठीक है, अब आई मुझे पता था, अल्फा मुझे निकालना है और टाउ निकालना है, तो टॉर्क विल बी एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि होगा mg इंटू L/2। L/2 इज दिस दूरी जिसपे लग रहा है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, आर एफ साइन थीटा होती है, तो आर आपका L/2 है, फोर्स आपका mg है, और साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। तो दिस इज mgl
बाई टू, टार्क इज इक्वल टू mgl बाई टू। अब इन वैल्यूज को पुट करके वी कैन डेफिनेटली सोल्व कि mgl बाई टू इज इक्वल टू आई की वैल्यू है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। तो एल्फा निकल जाएगा यहाँ से, एल्फा का मैग्नीट्यूड ही होगा खाली, ठीक है। तो m से m गया, l से एक l गया, तो दैट मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 3g बाई 2l। आ गया आप सबका? तो दिस इज द एल्फा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग इट। सर आ तो ये गया। हो गया 3g बाई 2l। अब किसी को डाउट है इसमें? है तो पूछ लो। चलो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। कौन से मोमेंट पे? जस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, जस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बताओ। करो सोल्व। तो पॉइंट एच वही है, वही प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन है। पॉइंट एच के अबाउट रोटेशन होगा जस्ट बीइंग रिलीज्ड का मतलब t इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, 0 सेकेंड्स पे। और क्या पूछा है? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड रेडियल, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल पढ़ाया था ना सर्कुलर मोशन में, लिख दूं दोनों फॉर्मूले। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या होती है? p स्क्वायर बाय r, या फिर बोल दो r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। दिस इज टेंजेंशियल और ये रेडियल है, AC इज रेडियल। दोनों को ड्रा किया जाए तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस विल बी टेंजेंशियल और रेडियल कहाँ होगी? बट रेडियस सीकिंग यानी इनवर्ड्स। तो AT विल बी डाउनवर्ड, AC विल बी दिस वे। तो अब आपको बताना है मुझे AT एंड AC की वैल्यू। टी तो 0 हो गई, हम्म, एटी तो 0 हो गई। पॉइंट A की बतानी है ना, तो पॉइंट A पे मैंने कर दिया। AT क्या हो गया? 0। शिवम बोल रहा है AT इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप सब लोग निकालो वैल्यू फिर बताना। विवेक ने क्या दिया है? AT इज इक्वल टू 3g बाई 2। विवेक समझाओ। सर एटी का फॉर्मूला है ना आर अल्फा, तो हाँ, आर की वैल्यू एल बाय 2 लेंगे और अल्फा तो निकाला था लास्ट क्वेश्चन में 3g बाय 2l अपॉन में 2l। पॉइंट A के लिए R की वैल्यू क्या लोगे? पॉइंट A सर देखो, l बाय 2 लेंगे। पॉइंट A कहाँ पे है? यहाँ पे पॉइंट A। तो R की वैल्यू क्या लोगे? l शायद। एल जीरो लिया जाएगा। पर कितनी दूर है सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट A? एल L। तो AT निकालोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू R अल्फा दिया हुआ है। अब देखो अल्फा भी निकाला था क्वेश्चन में इस मोमेंट पे 3g बाय 2l। वैल्यूज डाल दो। R की वैल्यू क्या है पॉइंट A के लिए? 4.A, 4.A क्या एल लिख के बराबर ही रहेगी। सर L R की वैल्यू L है, L इंटू 3g बाई 2l। तो फिर हाँ। L से L कट गया, क्या आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? 3/2। 3g/2। 3g बाई 2। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी सरकमफ्रेंस पे जो वेलोसिटी है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट होंगे बेटा, मान लो अगर मैं ड्रॉ करूं इसके अबाउट, तो ऐसे ऐसे सर्कल बन रहे होंगे ना, इधर कोई पार्टिकल है,
इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके हिसाब से, फिर अगला सर्कल बनेगा उस पे एक पार्टिकल है, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके हिसाब से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेडियस डिपेंडेंट ना, इसलिए फॉर्मूला में भी आ रहा है आर अल्फा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप रोटेशन हिंज से दूर दूर जाते जाओगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, और अल्फा आपका सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक। अब r इज इक्वल टू 0 पे, यानी हिंज पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, हिंज पॉइंट का, जहाँ पे हिंज किया है वहां पे, वहां का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंज के ऊपर तो प्योर रोटेशन हो रहा है, हिंज तो कहीं जा ही नहीं रहा, हिंज तो फिक्स है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तुषार समझ आ रहा है कैसे क्या कैसे हो गया, तुषार गया, नेट गया उसका, ठीक है। अब देखो तो दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पॉइंट ए के लिए निकाल रहे हो, पॉइंट ए का के ऊपर आर वैल्यू कितनी है, पॉइंट ए के लिए एल है, तो एल दूरी पे है ना, रोटेशन हिंज पॉइंट से एल दूरी पे है, तो एल ले लिया, एल इंटू 3g/2l, 3g/2l इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हर पॉइंट के लिए सेम है क्योंकि वो हिंज के अबाउट है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग है, दैट्स व्हाई 3g/2l को l से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर पॉइंट ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू 3g/2। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको दिया है v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, करो। t इक्वल्स टू 0 पे ये जीरो होगा। r ओमेगा स्क्वायर, अभी बताया था ओमेगा की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगी, जीरो। सब लोग सहमत हो ना, सर r 0 होती है, हाँ। है ना, तो ओमेगा की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0, कलर बदल लेते हैं, एट t इक्वल्स टू 0 ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इक्वल टू 0। r ओमेगा स्क्वायर होता है, Yes, 0 sir. ही होगा, तो फिर a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 0, सर गॉट इट। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, निकी समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है मैं बताऊं आपको, जब मैं कैमरा ऑन करवाता हूं तो मैं डांटता हूं। अब देखो आज नेचुरल टेंडेंसी मेरी क्या थी, सोम को मैं कभी बात नहीं करता, बट सोम मुझे दिखाई दे रहे हैं, निक्की मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो विवेक तो खैर चुलबुला सा है, तो दिल विल भेजता रहता है, तो उसका नाम याद रह जाता है, तानिया। तो आपको भी ना मैं बार बार टोकूंगा तो आप भी क्वेश्चन करोगे, नहीं तो आगे ऐसे सो जाओगे ऐसे, करवा लो सर, पहले मैथ वाले आ गए थे वो भी चले गए, फिर केमिस्ट्री वाले आए, रास्ता फिर आई नहीं, और मैथ्स वाले अब सर अभी तक। अब फिजिक्स वाले आ गए हो तो तुम भी चले ही जाओगे, हम तो ऐसे ही बैठे थे, बैठे रहेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, तो क्या मतलब फिर, मतलब तुम उस फीलिंग में आ जाओगे कि हम तो ठहर गए हैं, मजाल किसी की हमें हिला के दिखा दे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, रुक गए हैं, है ना, काल चक्र में हमने। वो तुम्हारे लिए महाभारत देखते थे, कैसे देखिए। तो उसमें वो घूमता रहता है, वो मैं समय हूँ, है ना, वो समय घूम रहा है और तुम ठहर गए हो है ना, तो वो नहीं करना है, तो इसलिए इसलिए कैमरा ऑन करवाता हूँ। लेकिन कुछ कुछ बच्चे इतने वैसे वाले हैं, वो वाले, कौन से वाले, वही वो वाले, वाले। हाँ वही वो वाले। वाले। कुछ बच्चे ऐसे हैं वही वाले जो इतना बोलने के बाद भी जो है ना वही वाला काम कर रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। अब थर्ड थिंग वी कैन फाइंड आउट, नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट, नेट हिंज फोर्स एट दिस मोमेंट का मतलब है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, हिंज फोर्स मतलब पॉइंट h के अबाउट नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट, वो होगा नेट फोर्स, निकालो।
हुआ किसी का? अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या आया था बेटा, ये बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या आया सर था हमारा, रेडियल तो 0 आया था। है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 आया था। यस सर। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 आ रहा था और वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था? हॉरिजॉन्टल में फॉर दैट Yes, sir. पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ सकता था? जो N2 हाँ N2 आ सकता था, और वो किसकी वजह से आता? सेंट्रीपिटल की वजह से। तो सेंट्रीपिटल 0 हो गया तो N2 की वैल्यू क्या आएगी फिर? 0 0। करो, अब हिंट दे दिया है, अब देखो। mg माइनस n1। सर वही बचेगा। mg माइनस n1। बिल्कुल सही है, लेकिन सोल्व करो अब। mg माइनस n1 तो आएगा ही है, वो तो दिख रहा है वर्टिकल में। mg डाउनवर्ड है और n1 अपवर्ड है, उनका डिफरेंस रहेगा वही हिंज का जो है सर गॉट सपोर्ट। इट। करो अब, n1 की वैल्यू निकालो। n1 निकालना है, सॉरी mg माइनस n1 नहीं, n1 निकालना है। माइनस एम जी आ रहा है। नहीं नहीं n1 विल बी इक्वल्स टू mg बाय 4 आएगा, आंसर निकालो। n1 की वैल्यू mg बाय 4 आएगी और वही नेट रहेगा, है ना? नेट सपोर्ट रिएक्शन या नेट हिंज फोर्स बोल दो उसको, तो n1 के बराबर ही रहेगा क्योंकि n2 की वैल्यू 0 है। n1 की वैल्यू आ रही है mg बाय 4। तुम ट्राई कर लो, जब तुम्हारा हथियार सारे सरेंडर हो जाएंगे तब बताऊंगा, तभी तुम्हें याद रहेगा पेपर तक। 1 मिनट का टाइम और लो, आराम से करो। विवेक बेटा mg बाई 4 आएगा आंसर। तो टाइप ही ने भी 3/4 mg लिख दिया, दिस इज आल्सो रॉन्ग। स्मृति का भी गलत है। शिवम कह रहा है मैं तो मजबूर हूँ, मेरा लैपटॉप हैंग हो सकता है। ये सर लोड पड़ता है फिर हैंग हो सर ये जाता तो है। पता लग गया टॉर्क वाली क्वेश्चन लगेगी, बट सर 4 कैसे आ रहे हैं? मेरी जिंदगी हैंग हो रखी है यार, तुम्हारा तो लैपटॉप ही हैंग है। बताओ, मैं अटक अटक के चल रहा हूँ खुद ही। चलो, देखो जैकेट पहन ली, ठंड हो चुकी है, बाहर बैठे बैठे ठंड लग रही है। और 15 मिनट तुम्हारी क्लास लेंगे, फिर सोफिया मैम आएंगे आपको क्वेश्चंस कराने। ठीक है, अब सुनो। क्या बताया मैंने आंसर? सर mg बाय 4। ठीक है। अब सुनो क्या करेंगे, पर हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करेंगे और वर्टिकल में। तो ये हॉरिजॉन्टल की कहानी और यहाँ वर्टिकल की। तो देखो, फोर्स निकालने के लिए दोनों में बैलेंस मिल जाए, दोनों डायरेक्शन में फोर्स मिल जाए, तो उनका रिजल्टेंट निकालना में बखूबी आता है। यस सर। पहले बातें करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल में जा रही है इधर N2, और दूसरा फोर्स क्या हो सकता था? इस हिंज पॉइंट के अबाउट बनाएंगे। चलो चित्र है ना, अच्छे से बनाते हैं। पहले हिंज पॉइंट बना लिया ये H। अब इस पे आपको दिख रहा है कि सपोर्ट रिएक्शन मैंने मान लिया यार इधर है N2, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स Fc हो सकता था, जो कि आपका क्या होता? मास इनटू क्या होता? एक्सेलरेशन AC। यस ठीक सर। है, अब AC की वैल्यू पिछले ही अभी कैलकुलेट करी, 0 है, क्योंकि ओमेगा 0 है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो फिर ये क्या हो गया? FC 0, और अगर FC 0 तो इसका मतलब N2 भी 0। यस सर। ठीक है, केवल और केवल बचेगा वर्टिकल में N1। तो N1 की वैल्यू हमें निकालनी है। वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो,
अब हमने बताया था कि इसका सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया था, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 3g/2l, 3g/2। ठीक है। और इससे हमने निकाला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, वो आया था 3g/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट समेशन ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से लिख सकते हैं डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है mg माइनस अपवर्ड एक्टिंग n1, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा mg अल्फा। m इंटू r इंटू अल्फा, m इंटू r इंटू अल्फा, ठीक है सर ये भाई। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r अल्फा ना, अच्छा तो ठीक m इंटू ए टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, टेंजेंशियल फोर्स ही तो है जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। है सर। वो किसकी वजह से आया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिखा r अल्फा। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, mg तो है ही n1, ये आ गया मास ऑफ द, ये आपको पता ही है। r की वैल्यू क्या है इधर, l/2, L/2 है सर। और कैपिटल L सॉरी, और अल्फा की वैल्यू अभी निकाली थी 3g/2l। तो यस अब सर। देखो, अब सोल्व करके निकालो, अब निकल जाएगा शायद। फालतू चीज, अरे मेरा इरेजर किधर गया यार इधर से। सर ये तो 3mg/4 हो गया ना सर। अच्छा हाँ ठीक है, mg/4 आ गया। यहाँ से फालतू उड़ा दिया। अब करो, n1 राइट साइड में ले आओ, उसको वापस ले जाओ उधर। तो n1 टैब होगी, n1 इज इक्वल टू साइड में ले आया, और ये आ गया mg माइनस ये उड़ गया, ठीक है, और माइनस mg बाय 3mg/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 4 से 4mg माइनस 3mg, तो mg/4, तो दिस n1 इज mg/4। अब देखो ऐसा फोर्स जिसका ये mg/4 है और इधर वाला कंपोनेंट 0 है, तो इसका नेट वैल्यू भी f नेट जो होगा, फोर्स नेट हिंज फोर्स f नेट एट हिंज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 प्लस स्क्वायर इनका, ठीक है। n2 वैल्यू 0, तो ये क्या होगा, n1 के बराबर ही होगा, तो mg/4। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। सर मैं एक चीज करने का ट्राई कर रहा था सर। जैसे आपने बताया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोड का सेंटर भी होता है हमारा 2l। ml²/12। यस सर। और एक हाँ। हमारा ये इस पॉइंट पे होता है 2l/3। सर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसलिए मेरा आंसर सेम आ रहा था। मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये मतलब फोर्स इसका क्वांटिटी 4 टाइम्स में होगी, मतलब मैं इस कंक्लूजन में पहुंच गया था। एक बार फिर से बताना सर जैसे शायद। आपने बताया था ना कि मतलब वो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट पे और मिड पॉइंट पे एक दूसरे का वो होता है, मतलब 4 टाइम्स में होता है। हाँ, तो सर मैं उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने मतलब फोर्स को वो कर दिया था, मतलब फोर्स से डिवाइड कर दिया था जो सेंटर पे लग रही थी उसका। नहीं, उससे तो आपने आंसर बेसिकली सही आ गया, लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं लगाया। यस सर। हाँ, तो कंसेप्ट नहीं है, फिर वो एक्सेलरेशन से ही होएगा बेटा, क्योंकि आपको ना गॉट इट सर, वो समझ आ गया वाला पार्ट। वर्टिकल में टेंजेंशियल फोर्स है और इधर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्टिंग फोर्सेस एंड टू एंड FC किए, तो आपको n2 0 मिल गया। वर्टिकल में mg डाउनवर्ड है, ft डाउनवर्ड है, और n1 अपवर्ड है। तो इसलिए देखो ये इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, mg प्लस mg माइनस n1 माइनस ft शुड बी 0। तो ये ft को इक्वेट कर दिया mg माइनस n1 से, ठीक है। तो ये गॉट इट माइनस सर। है, तो इसलिए हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया। तो ft क्या था आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू मास, और अभी निकाला था वो हमने, दैट इज ये ft है, ये मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास इनटू r, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब इसके बाद
इसके बाद क्या कराऊं मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मोशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर आपको क्वेश्चन उस तरीके का मिल जाए तो एक बार एनर्जी की और बात कर ले। हमने एनर्जी की बात नहीं की है यहाँ पे। देख इधर बात करते हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है जिसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन हो रहा हो। दूसरा हो सकता है प्योर रोटेशनल मोशन और तीसरा हो सकता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। रोटेशनल मोशन। तीनों का एग्जांपल बताऊंगा आपको। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऐसा हो सकता है जैसे कि कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो क्या होता है, वो स्लाइड करता है, घूमता घूमता कुछ नहीं है, सीधा स्लाइड कर रहा है। तो इट इज जस्ट स्लाइडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पुश कर रहे हो, बस वो सीधा सीधा स्लाइड कर रहा है। दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है खाली। तो उस केस में आप सबने पढ़ा है, जो हमने लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, जितनी भी इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, सब कुछ लगेगी किस पे, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पे। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होगा, इधर क्या थी, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ट्रांसलेशनल के लिए हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और प्योर रोटेशनल मोशन क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जांपल बताओ आप। सर जैसे एक व्हील हमारा घूम रहा है, उसके एक्सिस कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, पंखा, अगर मैं पंखा बोलूं फैन, यस सर। फैन इज ए प्योर रोटेशनल मोशन। यस सर। यस सर। भाई प्योर रोटेशन का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव ना करे। तो पंखा है, पंखे आएगी, उसका रोटेशनल एक्सिस फिक्स्ड है और वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उसकी एक्सिस कहीं मूव नहीं कर रही, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। प्योर रोटेशन के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी लिखो तो वो क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तीसरा होगा क्या, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, की दो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, गाड़ी का पहिया, व्हील ऑफ अ कार। तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पहिया था, ये ओमेगा से घूम भी रहा है और साथ साथ में इसकी जो एक्सिस है वो फॉरवर्ड भी मूव कर रही है। भाई गाड़ी तो आगे जाती जा रही है ना, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, ये गाड़ी का एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे मूव कर गया, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेट कर रहा है और व्हील रोटेट कर घूम भी रहा रहा है। है। यस सर। हाँ, इस केस में आपके पास जो एनर्जी आएगी, मान लो एनर्जी की बात करें, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस, तो क्या होगी बेटा फिर वो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सर मोशन, दोनों को कर देंगे ऐड। दोनों कर देंगे ऐड, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट सर। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लो कि क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये व्हील है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ m क्या है, स्मॉल m। मास ऑफ मास। व्हील को डिस्क मान लेते हैं, व्हील को एक डिस्क मान लेते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल डिस्क मान लो, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, वो मान लो, ठीक है। तो दिस इज व्हील, सॉलिड सिलेंडर मानोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ये पीछे से आपको पहिया टाइप का ऐसा, तो दिस इज सॉलिड। अब ये घूम रहा है अपनी एक्सिस के आउट, मिटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ये, तो इसको डिस्क मान लो कि ये सॉलिड है। अब ये घूम रहा है, तो इसमें मास इज m इज मास ऑफ द व्हील, यस v क्या है, सर किस वेलोसिटी से वो कर रहा है मूव Velocity. व्हीकल हमारा। v इज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ, यस सर। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस का है ना, एक्सिस का, ठीक। आई क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी, Moment of inertia about center of m r excellence. square by 2 assuming सॉलिड सिलेंडर। अभी बताया था ना, सॉलिड सिलेंडर एज्यूम कर ले रहे हैं, यस सर। तो सॉलिड सिलेंडर एज्यूम किया तो आई की वैल्यू आ गई mr स्क्वायर, और ओमेगा क्या है फिर, सर ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर
वेलोसिटी। तो अब देखो, अब आप इसमें वैल्यूज फिट करना स्टार्ट करो। मान लो आपको मास ऑफ द व्हील दे दिया जाए, ओमेगा दे दिया जाए और रेडियस ऑफ व्हील दे दिया जाए, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कंबाइंड ट्रांसलेशन? सर आराम से। आराम Yes, से। sir. ठीक है। अब ये एनर्जी आपको इनिशियल एनर्जी पता चल जाए, मान लो कि इनिशियली इतने ओमेगा पे था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वैल्यू है, और फाइनली कितनी रहेगी। तो अब वो लॉस जो है, देखो इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर लगाओगे, वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल लगाओ, तो क्या होगा कि जो एनर्जी इसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो या तो फ्रिक्शन के तौर पे रिलीज कराई जा सकती है, या डीएक्सेलरेट हो सकता है ऑब्जेक्ट, या ऐसा होगा कि रोटेट होते हुए पहिया आ रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको इस ये टोटल एनर्जी पता चल गई ना हमें, इनिशियली टोटल एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि अगर ऐसा हो तो कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे। मान लो ये पहिया था, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और एक स्लोप के ऊपर चढ़ जा। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाइट इज इक्वल टू 0 है, एच इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर ली। अब मैं बोल रहा हूँ कितनी हाइट पे जाके पहिया रुक जाएगा। तो मान लिया कि यार इतनी हाइट ऊपर गया और फिर ये रोटेट होना स्टॉप हो गया। ऐसा ही होता है ना, जब कोई चीज को ऊपर लुढ़काते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाती है फिर रुक जाती है। तो अब इसकी हाइट मान लो एच हाइट पे है, तो अब क्या करोगे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, इसको इक्वेट करोगे किस चीज से बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी आएगी, एम जी एच। 0. 0 नहीं, 0 नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये लुढ़कता लुढ़कता रुक गया अल्टीमेटली। बट वो टोटल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वेटेड टू एम जी एच। अगर मुझे एम पता है, जी पता है, इनिशियल ओमेगा पता है, सब पता है, तो कैन आई फाइंड आउट एच? यस सर। Yes, sir. कि कितनी हाइट पे ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। अब देखो इसमें स्लोप की शेप कुछ भी हो, जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे म्यू की वैल्यू जो है ना, ऐसे दिया होगा म्यू इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। लॉसेस नहीं होंगे, हीट लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस कुछ नहीं होगा। तो शेप ऑफ द स्लोप, इतना प्यारा प्यारा स्लोप की बजाय शेप के अलावा भी ऐसा भी दे देगा ना कि सब कुछ छोड़ो, स्लो शेप ऑफ द स्लोप ऐसी है, कोई बात नहीं, कैसी भी हो, क्योंकि स्मूथ है तो कहीं अटकेगा नहीं, कहीं ये कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली फाइनल हाइट की बात करो, सीधा सीधा कितनी ऊंचाई पे जाए, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपको वेरिएशन मैंने बता दिए, ये सब चीजें बता दी। अब बताओ इसमें आज के सेशन में कुछ डाउट हो तो आई कैन स्टे फॉर डाउट, अदरवाइज फिर मैम आपको रोटेशन के क्वेश्चंस कराएंगे डीपीटी के। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आया एक बार दे दो। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताना, फिजिक्स की क्लासेस से क्या फायदा हो रहा है आपको, बेनिफिट?